सिरोही के लाल डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। उन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की बदौलत भारत सरकार सम्मान दे रही है। चंद्र प्रकाश प्रसिद्ध धारावाहिक चाणक्य और पिंजर फिल्म के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश मूल रूप से सिरोही के डोडुआ गांव के निवासी हैं। नई पीढ़ी को संविधान का महत्व इतिहास बताने के लिए राजधानी जयपुर के राजभवन में संविधान पार्क बनाया जा रहा है। जेडीए 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से संविधान पार्क के निर्माण और दूसरे सौंदर्यीकरण के कार्यों को अंजाम देगा। पार्क में आने वाले लोग राजस्थान और संविधान से जुड़ा इतिहास करीब से जान सकेंगे। पार्क को बनाने का जिम्मा राज्य सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं इस पार्क में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज का स्तंभ स्थापित किया जाएगा। इस पर तिरंगे से जुड़ा इतिहास प्रदर्शित होगा। संविधान के गठन में योगदान देने वाली महान विभूतियों की प्रतिमाएं लगेंगी और प्रतिमाओं के पास उनके योगदान और संविधान की संरचना से अंकित शिलालेख लगेंगे। महाराणा प्रताप की उनके घोड़े चेतक के साथ प्रतिमा स्थापित की जाएगी। महात्मा गांधी की चरखा काटते हुए गनमेटल में प्रतिमा स्थापित होगी। राजभवन परिसर में राष्ट्रीय पक्षी मोर का स्तंभ स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का सिलसिला एक बार फिर से थम गया है। मिशन 2023 में जाने के लिए पार्टी के पास अब 2 साल से भी कम वक्त बचा है। बावजूद इसके कांग्रेस में ज्यादातर नियुक्तियां होना अभी बाकी है। निचले स्तर तक नियुक्तियां नहीं होने से कार्यकर्ताओं में निराशा है। 29 जिलों में नियुक्तियों का इंतजार है। वहीं जिन 13 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है वहां अभी कार्यकारिणी नहीं बनी। पीसीसी ने एक बार फिर ब्लॉक अध्यक्षों के लिए 3 दिन में नाम भेजने को कहा है। रिमाइंडर भेजा है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर कार्यकारिणी अपनी जो भी वहाँ के जो महत्वपूर्ण वरिष्ठ नेतागण हैं, एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, उनसे चर्चा करके और आप सारे संगठन के लोगों से चर्चा करके भेजिए। हम जल्दी ही 13 जिलों की कार्यकारिणी बनाएंगे। शेष जिलों का जो ही माकन साहब पंजाब से फ्री होंगे हम लोग चर्चा करके शेष जिलों का चेष्टा करेंगे कि उनकी जल्दी से जल्दी सूची आए। पीसीसी का जो एक्सटेंशन है उसके लिए भी हम बाकी सारे जिलाध्यक्षों के बाद में हम लोग उस पर भी एक्सरसाइज करेंगे। डॉक्टर रघु शर्मा और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से मिले। इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मंत्री राजेंद्र यादव भी साथ रहे। धर्मेंद्र राठौड़ ने कर्नल बैंसला की सीएम से फोन पर बात करवाई। कर्नल बैंसला ने कहा कि मैं सीएम का भक्त हूं और राजस्थान में गुर्जरों को जो रिजर्वेशन मिला उसका श्रेय सीएम गहलोत को जाता है। बैंसला ने यह भी कहा कि भले ही गुर्जरों को आरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ा लेकिन न्यायालय में अटके मामले को क्लियर करने का योगदान सीएम अशोक गहलोत ने ही दिया, जिससे गुर्जर समाज के युवाओं युवतियों को नौकरियों में उनका हक मिलेगा। मुलाकात में कर्नल बैंसला की बेटी सुनीता बैंसला भी साथ थी। सर नमस्कार। सर मैं अच्छी हूँ। बात कर लेते हैं अलवर पर आक्रोश की। शहर शहर बीजेपी महिला मोर्चा ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया। अलवर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से होप सर्किस पर प्रदर्शन हुआ। जयपुर शहर में मोर्चे ने अमर जवान ज्योति पर जमा होकर नारे लगाए, जबकि अजमेर में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। एक भी दोषी राजस्थान में जहां भी घटनाएं हो रही है बचेगा नहीं, ठोक कर मारेंगे। और आज कह रहा हूं, ये बीजेपी के लोग नाटक करना बंद करें। किसी भी बच्ची के साथ, बच्चे के साथ कहीं भी अपराधी राजस्थान में घूम रहा है, सुन ले, जेल की सलाखों के पीछे पटकेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सख्त से सख्त सजा देंगे। बात चित्तौड़गढ़ दुष्कर्म मामले की। आज चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। इसे लेकर भीलवाड़ा एसपी आदर्श सिद्धू ने क्लियर किया कि युवती से गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि मूक बधिर युवती से गैंगरेप का मामला चित्तौड़ जिले के पुलिस थाने में दर्ज हुआ।
गैंगरेप के सेक्शन इसमें एफआईआर में लगाए थे और मजमून के हिसाब से जो भी कानूनी कार्रवाई है इसमें आगे बढ़ा जाएगा। कोई किसी तरीके के इसमें संशय नहीं है। जो सेक्शंस एफआईआर में है वो गैंगरेप के हैं। फिलहाल कौन सा थाना क्षेत्र जो है इसमें जांच कर रहे हैं अभी? लेकिन जब लड़की के बयान लिए गए तो उस टाइम पे जो लड़की ने घटना जहाँ की उन्हें बताई उस थाना क्षेत्र में SHO को बुला के मुकदमा दर्ज कायम किया गया है। जिला ये चित्तौड़ पड़ता है, चित्तौड़ जिले में मुकदमा दर्ज हुआ है और कानूनी कार्रवाई लाई जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और जॉइंट टीम जो होती है उनकी तलाश कर रही है। DIG साहब राजेंद्र गोयल जी आज पधारे थे, बच्ची से उन्होंने बात भी करी है और मामले की जानकारी ली है, क्योंकि मामला चित्तौड़ में पंजीकृत हुआ है तो सुपरविजन में इसमें बनाया हुआ है। खबर सिरोही से आबू रोड में रैन बसेरे के बाहर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कड़कड़ाती सर्दी में सिर्फ आधार कार्ड नहीं होने के कारण उन्हें एंट्री नहीं दी गई, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। नगरपालिका कर्मचारियों के साथ पुलिस भी मामले की खानापूर्ति करने में लग गई। सरकारी नियम और कायदे इतने सख्त कि लोगों की जान तक बनाई। जी बात कर रहा हूं मैं आबू रोड के उन रैन बसेरों की जहां पर शासन प्रशासन तमाम दावे कर रहा है कि इस कड़कड़ाती सर्दी में कोई बाहर न सोए, भिखारी हो, यात्री हो या कुछ भी हो, यानी कि जो अंदर आ रहा है रैन बसेरों के अंदर उनको गर्म कंबल दी जाए, उनका उपचार होकर कोई हो बीमार हो तो उसका प्राथमिक उपचार किया जाए। लेकिन वो सब सारे दावे जो है कागजों तक ही सिमट के रह गए। जी बात कर रहा हूं मैं आबू रोड के उन रैन बसेरों की जहां पर बीती रात को एक अज्ञात व्यक्ति जो शरण लेने के लिए गया था, लेकिन उसको आधार कार्ड नहीं होने के कारण उसकी एंट्री रैन बसेरे में नहीं हो पाई, जिससे क्या हुआ पूरी रात इस कड़कड़ाती सर्दी में बाहर पड़ा रहा और उसकी मौत हो गई। जिससे मौत होने के बाद भी अभी जो है शासन प्रशासन की नींद नहीं खुली है। और बात की जाए उस अज्ञात व्यक्ति की तो उसका पोस्टमार्टम के लिए उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसकी पोस्टमार्टम के बाद में उसकी जांच का खुलासा होगा कि किस कारण से ये पूरा मामला सामने आया था। वहीं अगर बात की जाए आबू रोड नगर परिषद के चेयरमैन की तो चेयरमैन के तमाम दावे जो है यहाँ पर कि पूरी व्यवस्था है पूरी, यानी कि सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा भी इस रैन बसेरों में किया जाता है, लेकिन वो सारे दावे जो है धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। विश्व पर्यटन दिवस पर आपको दिखाते हैं देश की एक ऐसी विरासत जो आज दुर्लभ है। देश का पहला पंप हाउस म्यूजियम। इसमें लगा है अंग्रेजों के जमाने का भाप का इंजन। जयपुर के पानी पेज पर स्थित ये पहला पंप हाउस म्यूजियम है। इसमें देश की एक अनमोल धरोहर आज भी सुरक्षित है। ये धरोहर है ये इंजन, भले ही विशालकाय है, लेकिन उस जमाने में इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि हाथी भी इसको हिला नहीं सकता। इसमें न तो डीजल या पेट्रोल भरने का हिस्सा है, न ही ये सोलर ऊर्जा से चलता है। ईंधन के रूप में इस भारी भरकम इंजन को सिर्फ कोयले से बनाई गई भाप से चलाया जाता है। बंद मत करो। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको देश के पहले पंप म्यूजियम में। ये जो है एक भाप इंजन है, आप देख सकते हैं इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी, कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत 130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। ये कोयले को लाने के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि जो कि कम मैन पावर लगे। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसको जो भाप बनाने के लिए पूरा एक सिस्टम यहाँ पर अंदर बनाया हुआ है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो दीवारें दिख रही हैं ये दीवारें कम और इसके साइड में यहाँ पर इसमें ये जो सुरंगनुमा बना हुआ है ये सुरंगनुमा इसकी एक चिमनी है। इस बॉयलर में से जब ये भाप बनती थी तो धुआं निकलता था। ये धुआं निकल करके और इस चिमनी के जरिए बाहर की तरफ जाता था। ये चिमनी ऊपर तक जा रही है तो जो धुआं निकलता था उसके जरिए यहाँ से इसकी एक ये चिमनी थी। यहाँ लोहे के किसी तरह की चिमनी का प्रावधान नहीं। इसके लिए जो कोयला लाना पड़ता था, जब भाप बनाने के लिए कोयले की आवश्यकता थी तो कोयले के लिए बाकायदा एक लिफ्ट लगी हुई है। ये लिफ्ट भी बिजली से नहीं चलती थी बल्कि मैनुअल चलती थी। इसको आदमी चलाते थे और कोयले को यहाँ तक लाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उस समय चुनौती थी। ये देश का पहला पंप म्यूजियम है जहां पर वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो बिना बिजली के पंप के संचालन के लिए जरूरी हैं। ये पंप हाउस आज भी देश का पहला पंप हाउस है और एक ऐतिहासिक धरोहर है
जो निश्चित तौर पर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। है ना दिलचस्प, देश का पहला पंप हाउस म्यूजियम। उससे भी खास है यहां लगा भाप इंजन वाला पंप। लेकिन उस जमाने में यह काम कैसे करता था, कैसे एक जमाने में जयपुर के लिए खास था, जायजा लिया सहयोगी राकेश शर्मा ने। 1891 में बिना बिजली के शुरू हुआ पहला राजस्थान का पंप हाउस है ये। हम दिखा सकते हैं तस्वीरें आपको सीधे। ये इस पंप हाउस में 130 साल पहले लगाई हुई लकड़ी है, जिस पर आज तक कोई दीमक या किसी तरह का घुंड नहीं लगा है। ये सैकड़ों टन का पंप है। इसी पंप से जयपुर शहर की सप्लाई होती थी। लेकिन इसको जब आप गौर से देखेंगे तो पूरे पंप हाउस में किसी भी जगह पर वेल्डिंग नहीं है। यानी ये पूरा जो स्ट्रक्चर पंप हाउस का खड़ा है, ये नट बोल्ट पर खड़ा हुआ है, बिना वेल्डिंग के खड़ा हुआ है। जिस तरीके से सुरक्षित खड़ा हुआ है, इसको पूरे 130 साल का समय हो गया है। इसका जो पार्ट्स जो बने हैं, ये लंदन में बने हैं। लंदन एंड अर्थ कंपनी ने 1891 में इस इंजन को बनाया था। ये राजस्थान आया और यहाँ जो इसकी लोहे की मजबूती है, इसकी जो क्वालिटी है, वो आज भी इतनी ही मजबूत है जैसे इस इंजन को हाल ही में बना करके यहाँ पर रखा गया हो। इस इंजन की क्वालिटी ये थी कि चलता यहाँ से था और जयपुर में कई किलोमीटर तक प्रेशर से इससे पानी पहुँचता था और जयपुर वासियों की प्यास बुझाता था। जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको भी जो है ये पानी यहाँ से सप्लाई होता था। ये इसके औजार हैं, इतने भारी भरकम औजार हैं जिनको उठा पाना आज हर एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। एक जो पाना है, इसमें लगभग 70 से 80 किलो वजन इसमें है, लोहे का बना हुआ है। यहाँ जो टेक्नोलॉजी इस इंजन की है, वो जो लंदन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने तैयार की थी। यहाँ पर पानी सप्लाई के लिए कोई मोटर नहीं थी, बल्कि ये जो इस पंप में ये व्हील लगी हुई है पूरी, ये बहुत भारी भरकम व्हील है जिसको हिला पाना संभव नहीं है। ये सिर्फ भाप से चलती थी, बिना बिजली के। यहाँ इससे जो ये व्हील घूमती थी तो नीचे जो ये वाल बने हैं, इन वालों से प्रेशर बनता था पानी का, और जो पानी था वो पानी इससे पाइप के जरिए जो भी एक सिस्टम बनाया हुआ था, वहाँ पर कई जगह नालियाँ थी, कई जगह पाइप थे, उससे ये सप्लाई होता था। ये भारी भरकम व्हील के बाद इसमें वाल्व बनाए गए हैं। इसको प्रेशराइज करने के लिए, इस वाल्व को दबाने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म है। ये बिना बिजली के चलता था, ये सिर्फ भाप से चलता था। बिना वेल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर है, सिर्फ नट बोल्ट पर खड़ा है। अब ये इंजन एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया है। ये राजस्थान का पहला पंप हाउस था जो अब देश का पहला पंप म्यूजियम बन गया है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। 30 जनवरी के बाद शहरी क्षेत्रों में स्कूल दोबारा खोलने को लेकर शिक्षा विभाग फिलहाल पशुपेश में है। कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पाने के कारण विभाग चिंतित दिख रहा है। शिक्षा विभाग जिला कलेक्टर की रिपोर्ट, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग से विचार विमर्श कर ही निर्णय ले सकेगा। लेकिन इधर स्कूलों से जुड़े दो वर्ग अभी से पक्ष विपक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनमें स्कूल संचालक चाहते हैं कि स्कूल खुले और अभिभावक किसी भी हाल में तैयार नहीं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं। इधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कोरोना की स्थिति नियंत्रण में होने पर ही स्कूल खोलने पर कोई ठोस फैसला लेने पर विभाग विचार करेगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना का पीक फरवरी में आने के चांसेस हैं। बच्चों के लिए जहां तक बात है, अभी उनके वैक्सीनेशन स्टार्ट ही हुआ है। एडल्ट पॉपुलेशन को भी वैक्सीन नहीं लगे हैं। और अमेरिकी प्रेसिडेंट के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने तो खुद ने कहा है कि कोरोना का पीक अभी आना बाकी है। तो इस हालत के अंदर स्कूल खोल दिया जाना एक बड़ा घातक कदम होगा। अब हमें भविष्य को भी सोचना है। संकट और जीवन साथ साथ चलेंगे। यदि संकट को देख के जीवन चलना रुक गया तो जीवन का अर्थ ही क्या है। अब सरकार को वर्तमान परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए बच्चों के भविष्य, समाज के भविष्य और राष्ट्र के भावी नेतृत्व को देखते हुए जो बच्चे राष्ट्र का भावी जीवन है, उनके भविष्य के लिए विद्यालयों को खोल देना चाहिए। देखिए, अभी 30 तारीख के बाद के प्लान के बारे में
होम डिपार्टमेंट, कलेक्टर्स की रिपोर्ट और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ विचार विमर्श करके निर्णय किया जाएगा और कोविड की स्थिति को देखते हुए विचार किया जाएगा। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सामान्य स्थिति रहेगी तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि सामान्य स्थिति हो जाने पर स्कूलों की स्थिति को सामान्य किया जाए। पुनर्जन्म की जिन कहानियों को आपने किस्सों में सुना है या फिर फिल्मों में देखा है, वो राजसमंद में सच होती दिख रही है। 4 साल की बच्ची ने अपने पुनर्जन्म को लेकर जो दावे किए वो चौंकाने वाले हैं। खूंटे से बंधी चारा खाती बकरियां, कुर्सी पर बैठा बुजुर्ग और खेलने में मशगूल बच्चे। तस्वीरें इतनी कॉमन हैं कि शायद ही इस पर किसी का ध्यान जाए, लेकिन इस गांव में पैर रखते ही हर निगाह आपको इस ठिकाने का पता बताने लगती है। आखिर क्या है यहाँ? क्यों हर निगाह सवाल पूछ रही है? ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। कहानी शुरू होती है नाथद्वारा से सटे गांव परावल से। दरअसल 4 साल की एक बच्ची के पुनर्जन्म के दावे से मची सनसनी थमने का नाम नहीं ले रही। सुनने वाले हैरान हैं और जिनके पास ये कहानी नहीं पहुंची है वो इसे जानने से खुद को रोक नहीं पा रहे। रतन सिंह चुंडावत की 5 बेटियों में से सबसे छोटी 4 साल की किंजल बार बार कहती है कि उसका गांव पिपलांत्री है। किंजल के मौजूदा गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर पिपलांत्री वही गांव है जहां उषा नाम की एक महिला की जलने से मौत हो गई थी। किंजल कहती है कि वही उषा है। इतना ही नहीं, किंजल पहली जिंदगी में उसकी मौत कब और कैसे हुई ये भी बताती है। हमारे को ये बोला है कि मैं ठाणेदारी नहीं हूँ, फिर पिपलांत्री नहीं हूँ। हाँ, हमारे मम्मी है, हमारे पापा है, हमारे भाई है, हमारे मन बड़ा दोनों है, हमारे मम्मी थी। किंजल बताती है कि उसके माँ बाप और भाई समेत पूरा परिवार पिपलांत्री में ही रहता है और 9 साल पहले जल जाने से उसकी मौत हो गई थी। परिजन किंजल को लेकर डॉक्टर के पास गए। जांच में बच्ची सामान्य पाई गई। बस वो बार बार अपने पहले जन्म के परिवार से मिलने की जिद करने लगी, जिसके बाद उसके परिजन अपनी लाडली को लेकर पिपलांत्री पहुंचे। वहां उन सब ने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किंजल के तमाम दावे सच पाए गए। हमारे एक मारो मकान है, हाँ। मकान के बाहर में फूल है, हमारे मम्मी है, हमारे भाई है, हमारे। तो वो बातें जो उसने बोली वो सब वहाँ पे मिली? सब मिली की जल्दी बना बेटा रसोई पानी बनाई, बना पिपलांत्री वाले उन्होंने मेहमाना ने बुलाई लीला। वो बड़ी बिल्कुल हंसमुख नजर आ रही थी सर, और उसको बड़ी प्रसन्नता थी इस तरीके से। उसने हमने भी उसको देखा तो हमें आश्चर्य हुआ, उसका नेचर, आंखें वगैरह, लोगों ने भी महसूस किया कि हाँ एक्चुअल में वही स्ट्रक्चर। वहाँ वो बच्ची अब जाके बोल रही है कि मेरे पिपलांत्री में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, और वो उसने जिद पकड़ी। और उसका भाई अभी 2 दिन पहले परावल गया था तो उसको भी उसने पहचान लिया। इस घटनाक्रम के बाद किंजल और उषा के परिवार के बीच अनूठा रिश्ता बन गया। किंजल रोज परिवार के प्रकाश और हिना से फोन पर बात करती है, जबकि विज्ञान पुनर्जन्म की थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहा है। साइंस पुनर्जन्म को नहीं मानता। साइंटिफिकली ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता कि पुनर्जन्म सच होते हैं, गलत होते हैं। फिर भी कहीं लोग, पैरासाइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अपन साइंस से प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जो पुनर्जन्म जैसी घटनाएं हैं या कहीं ऐसी एक्स्ट्रा सेंसेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेशन कई लोगों में होते हैं या नियर डेथ एक्सपीरियंस कई लोगों में होते हैं, तो वो कहीं लोग पैरासाइकोलॉजी को मानते हैं। पैरासाइकोलॉजी अपन इसको बोलते हैं, जिसको पैरासाइकोलॉजी को मानते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस से प्रूफ नहीं हो सकती। जबकि ज्योतिषाचार्य का मानना है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सनातन संस्कृति में हम पुनर्जन्म को मानते हैं, और वो ऐसा इसलिए माना जाता है कि पुनर्जन्म तो होता ही है, परंतु कभी कभी जब किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है या किसी हादसे में जब मृत्यु हो जाती है, तब
उसको पुनर्जन्म की यादें शेष रह जाती, जो अगले जन्म तक उसके चित्त में अंकित रहती। पुनर्जन्म पर भले ही विज्ञान और ज्योतिष के विचार अलग अलग हो, लेकिन पुनर्जन्म की ये कहानी न सिर्फ राजसमंद बल्कि पूरे देश में चर्चा का सबब बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अल्केश सनाडी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।